हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मानिए बहुत सारे बच्चे इसमें फंसे रहते हैं। तो स्टोशियोमेट्री का ये बेसिकली बेस भी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए आपका टाइम। तो सबसे पहले स्टोशियोमेट्री क्या होती है? स्टोशियोमेट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोशियोमेट्री? द वर्ड स्टोशियोमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। और क्या है ग्रीक वर्ड? स्टोशियन, विच मीन्स एलिमेंट, प्लस metry, metry means to measure. So stoichiometry is something which is going to be used to measure amount of some element or amount of something, right? The idea with method of calculation for quantities of reactant and product involved in the chemical reaction. It deals with the methods. और ये कौन से मेथड्स के साथ डील करेगी कि किसी केमिकल रिएक्शन में कितना अमाउंट रिएक्टेंट का रिएक्ट कर रहा है और कितना अमाउंट किसी प्रोडक्ट का बनेगा। ये सारी चीज हम स्टोचियोमेट्री में स्टडी करना सीखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा, जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेता हूँ, अक्सर मैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिया CaCO3 सॉलिड, और मान लीजिए ये आपको दे रहा है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, राइट? तो बल्कि ये भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और कोई सिंपल लेने दीजिए मुझे। अगर एकदम सिंपल, मान लीजिए मैंने Ca सॉलिड प्लस O गैस ले लिया, हालांकि O2 करके लिखते हैं बट ये मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो ये आपको क्या देने वाला है? CaO सॉलिड। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज हाइपोथेटिकल रिएक्शन। नहीं तो कल को ये बोलोगे कि सर आपने तो रिएक्शन ही गलत लिख दी, यहाँ तो O2 लिखा जाता है। तो भी मैं उसमें जा ही नहीं रहा उस डिटेल में, तो मैंने खुद ही मेंशन कर दिया कि इट इज हाइपोथेटिकल रिएक्शन। तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगा? सबसे पहले बैलेंस है भाई, एक कैल्शियम का एटम एक कैल्शियम के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बनाता है, तो वन एटम, और ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है? वन मॉलिक्यूल। समझ आ गया? अगर इसके एक मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो उसमें कैल्शियम का एक एटम होगा और ऑक्सीजन का एक एक एटम होगा। तो जितने एटम रिएक्टेंट साइड थे उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड गए हैं। यानी एक रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट यूज होंगे, जितना अमाउंट रिएक्टेंट का यूज होगा, उतना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा। अब थोड़ा और समझिए, अगर मैं इसके 10 एटम लूं और इसके भी 10 एटम लूं, तो इसके 10 मॉलिक्यूल बनेंगे, और उन 10 मॉलिक्यूल में कैल्शियम के 10 एटम होंगे और ऑक्सीजन के 10 एटम होंगे। सिमिलरली अगर मैं 1000 एटम्स ले लेता हूँ और इसके भी 1000 एटम्स ले लेता हूँ, तो इसके कितने बनेंगे? 1000 मॉलिक्यूल। और जब इसके 1000 मॉलिक्यूल बनेंगे तो उसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन के एक एक हज़ार एटम होंगे। तो पॉइंट समझ आपको आ रहा है? तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ हम रिएक्शन को लिखते किस तरीके से। अब आप ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं हटता हूँ पहले इधर से, कोने में हो जाता हूँ। अब इधर देखिए, तो यहाँ आपसे जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो बात ये है कि अगर मैंने एन एटम ले लिए तो इसके भी एन एटम होंगे, और इसके कितने बनेंगे? एन मॉलिक्यूल। तो भाई मैं 12 बोलूँ या 1 डजन बोलूँ, एक ही बात है। इन द सेम वे इफ आई से एन एटम, तो दैट मीन्स 1 मोल एटम। ये भी 1 मोल एटम, तो ये 1 मोल मॉलिक्यूल बन गया। एन की जगह मैंने 1 मोल लिख दिया, जैसे 12 की जगह मैं 1 डजन लिख सकता हूँ। तो ये पॉइंट आपको समझ आया? तो ये जो कोफिशियंट है, इन कोफिशियंट को बोला जाता है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट। क्या बोला जाता है? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट। ये बात ध्यान रखना भाई। दीज कोफिशियंट्स आर कॉल्ड स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट, और 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है। तो मैं ये तो कह सकता हूँ 1 मोल से कर रहा है, पर मैं ये नहीं कह सकता 1 ग्राम से कर रहा है। क्यों? जरा ये भी समझिए। अगर मैं इसका 1 मोल कह रहा हूँ तो इट विल बी 40 ग्राम, इट विल बी 16 ग्राम, इट विल बी 56 ग्राम। तो देखिए इसका 40 ग्राम 16 से रिएक्ट करता है, ना कि 40 से। ये ध्यान रखना। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको रिएक्शन को पढ़ना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर हम इसे 1 मोल क्यों बोलते हैं? 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्यों नहीं बोलते? तो मैंने यहाँ बताया कि ये 1 मोल कैसे आया। 10-10 एटम लिए, 100 लिए, फिर एन लिए, तो एन को मैं 1-1 मोल कह सकता हूँ। तो अगर मैं आपको एक ऐसी रिएक्शन लिख के देता हूँ A+2B, तो ये आपको देगा 3C मान लीजिए। तो आप इसे कैसे पढ़ोगे? आप इसे ऐसे पढ़ोगे कि 1 मोल ऑफ A
reacts with what 2 मोल ऑफ बी, ऐसे पढ़ोगे आप। तो कोई बोले कि 10 मोल ऑफ ए कितने से रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 2, तो 10 कितने से करेगा 20 मोल। यूनिटरी मेथड लगाना है। अब इसमें और इसमें भी रिलेशन निकाल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ए प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ सी। तो मान लीजिए 10 मोल कोई बोले तो 10 मोल ऑफ ए कितना प्रोड्यूस करेगा, 3 इंटू 10, 30 मोल ऑफ सी। आप चाहो तो बी से रिलेट कर सकते हो। बी से कैसे करोगे कि भाई 2 मोल ऑफ बी प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ सी, राइट। अगर 2 मोल 3 मोल प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 मोल कितना करेगा, 3/2 मोल ऑफ सी। तो अब 10 मोल अगर वो बोल दे बी के हैं तो 10 मोल से कितना होगा, 3/2 इंटू 10, दैट विल बी 15 मोल ऑफ सी। पॉइंट क्लियर हो गया। इस तरीके से चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं और आगे बढ़ता हूँ। अब आपको बिल्कुल पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम देता हूँ हाइपोथेटिकल, कि मान लीजिए मैंने आपको ऐसा दे दिया mg सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस विल गिव यू MgO। तो अगर मैंने आपसे कहा कि इसका 1 मोल है तो इसके कितने बनेंगे, तो 1 मोल की जगह मैं आपको इसके 11 मोल दे देता हूँ। तो मुझे बताइए 11 मोल के साथ O2 के कितने मोल रिएक्ट करेंगे और MgO के कितने मोल रिएक्ट करेंगे। तो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, इन कोफिशिएंट्स को क्या बोला जाता है, इन कोफिशिएंट्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, STOI, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आपकी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो देखिए 1 मोल से कितना बनता है 1, तो 1 मोल Mg से 1 मोल MgO बनता है, राइट। तो 1 मोल Mg से 1 मोल बन रहा है तो 11 मोल से कितना बनेगा, 11 मोल। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब ऑक्सीजन का कितना रिएक्ट करेगा जरा ये भी देख लीजिए कि भाई 1 मोल Mg, 1 मोल Mg कितने से रिएक्ट करता है, हाफ मोल O2 से। तो 11 मोल कितने से करेगा, 11/2 मोल से। यूनिटरी मेथड जिसे लगाना आता है वो इसे कर लेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मुझे ये पता पड़ गया इसके 11/2 मोल रिएक्ट करेंगे और इसके कितने मोल बनेंगे, 11 मोल। तो अब आप चाहो तो उनका मास भी निकाल सकते हो, राइट। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब कुछ रियल प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे मैंने 1000 ग्राम लिया, फाइंड वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, ये रिएक्शन दे दी। आप इसे पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। तो 1000 ग्राम है, तो मैं बोलूंगा कि बहुत सारी अप्रोच हो सकती है, आप ग्राम से ग्राम में भी कर सकते हो, बट अब बेहतर क्या है कि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो 1000 ग्राम में कितने मोल हुए, 10 मोल। तो 1 मोल से CO2 का कितना बनता है 1, तो 10 मोल से कितना बनेगा 10 मोल। तो अगर 10 मोल CO2 बनी तो मास कितना होगा, 10 इंटू 44, 440 ग्राम। 10 से कितना बनेगा भाई 440 ग्राम। एनी डाउट। तो बिल्कुल सिंपल, आपको मास दिया है इंटेंशनली ताकि आप उसे मोल में कन्वर्ट करके कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए मैंने ये प्रॉब्लम दे दी, कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3 necessary to produce 960 gram of O2, so what mass of KCl is produced along with this quantity of oxygen। ये प्रॉब्लम मैंने दे दी। तो आप यहाँ पॉज करके इसे ट्राई कीजिए और देखिए कहाँ गड़बड़ आप कर रहे हैं। तो जब आप लोग ट्राई इसे करेंगे, सबसे पहली जो गड़बड़ होगी आपसे मैं बताता हूँ, दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। आप इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस कैसे करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ 2 लिख दिया है, 2 लिख दिया है, यहाँ 3 हो गया। अब ये बैलेंस होगी, ये हिट एंड ट्रायल से ही बैलेंस होगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। रिडॉक्स में थोड़ा शॉर्टकट वगैरह हम बताएंगे बट अभी नहीं है। तो कैलकुलेट मास ऑफ KClO3 नेसेसरी टू प्रोड्यूस 960 ग्राम ऑफ O2। तो O2 के मोल कितने हो गए, 30 मोल। तो अब आप जानते हैं ये पार्ट कि अगर 3 मोल O2 प्रोड्यूस करना है तो 3 मोल O2 प्रोड्यूस करने के लिए KClO3 के कितने चाहिए, 2 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 2/3 मोल। और 30 मोल के लिए कितना चाहिए, 2/3 इंटू 30, दैट इज 20 मोल KClO3। होगी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन आपसे पूछा मास, तो मास भी निकाल सकते हो।
KCl का मास निकाल लो 39 प्लस 35.5 प्लस 48, तो ये क्या आने वाला है 122.5 ग्राम, यही आएगा ना। हम्म, तो बस 20 इंटू 122.5 ग्राम आ जाएगा आपका मास। डन। अब अगले में क्या कह रहा है, व्हाट मास ऑफ KCl इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद दिस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये ऑक्सीजन बनी एट द सेम टाइम KCl भी बना है, ऐसा तो है नहीं सीक्वेंशियली बन रही है, साइमल्टेनियसली बन रहा है। जब वहाँ O2 बन रहा है एट द सेम टाइम KCl भी बन रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो व्हाट डज दैट मीन, दैट सिंपली मीन्स, आप इस इन दोनों को रिलेट कीजिए कि भाई जब 3 मोल O2 के बनते हैं तो KCl के 2 मोल बनते हैं। तो जब 30 मोल O2 के बनेंगे तो KCl के कितने मोल बनेंगे, 2/3 इंटू 30, दैट इज 20 मोल KCl। तो 20 मोल का मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको इन चीज़ों को रिलेट करना है। दिख गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ रॉकेट मोटर फ्यूल्ड विद हेप्टेन। चलिए इसे समझने से पहले मैं आपको कंबस्शन रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लिखनी नहीं आती। तो व्हाट आर कंबस्शन रिएक्शंस। तो कंबस्शन को हम देसी भाषा में बोलते हैं जलना, आग लगना। तो जलने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है ऑक्सीजन। तो कंबस्शन रिएक्शन कैसे लिखी जाती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला C2H4 गैस प्लस O2, तो इसका तरीका क्या है, 2 कार्बन है तो 2CO2 लिख दीजिए, 4 हाइड्रोजन है तो बस आपको H2O लिक्विड बना देना है। देखिए जब तक वो बोले ना या टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना दे, आपको वाटर ही बनाना है। अब लास्ट में वो काउंट कर लीजिए, 2 इंटू 2 4 एंड 2 6, तो यहाँ पर 6/2 कर दो, 3 आ जाएगा। चलिए और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। अब मैंने लिया C3H8, तो देखिए 3 है तो यहाँ पर 3CO2 लिखिए। ये 8 है तो उसका आधा कर दीजिए, 4H2O लिक्विड कर दीजिए। अब ऑक्सीजन काउंट कीजिए, 6 और 4 10, तो 10/2 यहाँ पर कितना आएगा 5। एक और दे देता हूँ थोड़ी सी घुमावदार, C4H10 प्लस O2। नाउ व्हाट विल यू डू, 4CO2 गैस प्लस 5H2O लिक्विड। तो काउंट कीजिए, 8 और 5 13, तो 13/2 कर दो यहाँ पर। तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए कुछ ऐसी आ जाए, CH3OH लिक्विड प्लस O2 गैस। अब क्या करोगे, तो देखिए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4। अब आप ऑक्सीजन काउंट कीजिए, 2 और 2 4, एक यहाँ पर है तो यहाँ 3/2 कर दो, हो गया। तो ये ऑक्सीजन भी काउंट करनी है, क्योंकि 3 और 1 4 ऑक्सीजन और इधर भी 4 है, तो वो बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ एक ऑक्सीजन थी। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है भाई, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी तरह अब अगर मैं देता हूँ CH3COH प्लस O2, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए 2 C हैं, 2CO2 गैस। अब हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 4 है, 2H2O लिक्विड, तो ये भी काउंट हो गया। अब O कितने हो गए, 4 और 2 6, तो 2 तो यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 कर दीजिए, 4/2। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद अब आपके लिए प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है। यहीं पर इसे पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। रॉकेट मोटर फ्यूल्ड विद हेप्टेन, how many kg of liquid oxygen should be provided with each kg of heptane for its complete combustion? So now you will write C7H16 plus O2 gas, and it is going to give you 7 CO2 gas and 8 H2O liquid. Now you will get 7 into 2 14 and 8 22, so it will be 11 here. Each kg of heptane, so you have 1 kg of heptane, so how many moles are there? So molar mass is 7 into 12 plus 16, 100. So you have 10 moles of this. And if you have 10 mole of this, now apply unitary method. These are stoichiometric coefficient. 1 mole react with 11 mole. So 10 mole will react with 110 mole. Now you have moles of O2. So how many kilogram of liquid oxygen should be provided
how many kilogram of liquid oxygen? So moles of O2 will be equal to weight upon molar mass. So it is 110 and molar mass will be 100, sorry 32. अब आपका आ जाएगा जो भी वेट है वो ग्राम में आएगा, आप उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना ना भूलना। तो ये कंबस्शन रिएक्शन अगर आपको लिखनी आती है तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कंबस्शन रिएक्शन तो मैंने आपको सिखाई दी है, ये भी देखिए थोड़ी एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम। When C2H4 is burnt in the air, carbon dioxide and water are formed. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे हैं। If on combustion of C2H4, 2 mole of CO2 is produced, then calculate the number of drop of water produced along with this quantity of CO2. If each drop contain इतने वाटर, तो इसे पॉज कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, प्रॉब्लम हो जाएगी। ईच ड्रॉप ऑफ दिस कंटेन इतने वाटर, तो कितने मोल हो गए? एक ड्रॉप में 0.01 मोल है भाई पानी का। और वो क्या कह रहा है? कैलकुलेट नंबर ऑफ ड्रॉप प्रोड्यूस्ड अलोंग विद दिस क्वांटिटी। तो आप लिखेंगे C2H4 plus O2 and it will give you 2 CO2 gas plus 2 H2O liquid. Now you will get 3, right? तो अब वो क्या कह रहा है दोबारा सुनिए। If on combustion of C2H4 2 मोल of this are formed, देखिए अगर इसके 2 मोल बने हैं तो इसके भी 2 मोल बनेंगे, तो आपको वाटर के मोल मिल गए। अब वो कह रहा है कि कितनी ड्रॉप होंगी, तो अब देखिए एक ड्रॉप में कितना वाटर है, यानी 0.01 मोल वाटर इज प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप। तो 1 मोल वाटर कितनी में होगा? इतनी ड्रॉप्स। और 100 मोल, सॉरी 2 मोल वाटर कितनी में होगा? तो योर आंसर विल बी 200 ड्रॉप्स। 200 ड्रॉप विल बी योर आंसर। तो बिल्कुल एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ तक मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप उसे किसकी टर्म्स में करें? मोल के टर्म में। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे आज आपको इसका मॉड्यूल भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से मॉड्यूल लेकर के इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी थोड़ी प्रॉब्लम देखिए। ये प्रॉब्लम आप 9th-10th में अक्सर करते हैं, तो मैंने एक ले ली क्योंकि मॉड्यूल में आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स मिलेंगी। एक कोल सैंपल है जिसमें 63% कार्बन है, 10% मॉइस्चर है। मॉइस्चर बोले तो H2O लिक्विड जो वेपर की फॉर्म में रहता है उसे मॉइस्चर कहा जाता है। तो जब आपने कोल को ड्राई कर दिया यानी सारा मॉइस्चर भगा दिया, तो कोल की परसेंटेज क्या कार्बन की। तो मैंने क्या किया, इसे कैसे करोगे? पॉज कर लीजिए, ट्राई कीजिए, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो अगर मैं इसे 100x मानूं तो कार्बन है 63x, 10x वाटर है, तो फिर बचा कितना? 27x। तो जो ये बचा इसे हम इनर्ट मानते हैं, मतलब ये हमेशा रहेगा। तो जब आपने इसे ड्राई किया तो ये भाग गया वाटर, वाटर की जो वेपर थी। अगर ये भाग गई तो अब आपके सॉल्यूशन में 63x तो कार्बन होगा और 27x इनर्ट इम्प्योरिटीज होंगी। तो टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? 90x। उस 90x सॉल्यूशन में कार्बन तो अभी भी कितना है? तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या लिखोगे? वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। तो कार्बन कितना है? 63x, सैंपल कितना है? 90x इनटू 100। तो यू विल बी गेटिंग 70%। तो आपका आंसर 70% आ जाएगा। मैं हट जाता हूँ, इधर से काम नहीं चलेगा, इधर देख लीजिए। राइट, चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो अगर इस प्रॉब्लम की मैं बात करूं, अ सैंपल ऑफ क्ले कंटेन्स 50% सिलिका, 10% वाटर, 40% क्या है नहीं पता, तो उसे इनर्ट मानेंगे। तो चलते रहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ 50x सिलिका हो गया, SiO2 बोलते हैं इसे, वाटर हो गया 10x, 40x आपकी इम्प्योरिटी होगी। तो इम्प्योरिटी मैंने बोला था कि एज इट इज पड़ी रहेगी। अब आपने कुछ वाटर निकाल दिया, कितना वाटर? 8 ग्राम। तो
8 ग्राम निकालने के बाद सिलिका तो अभी भी 50x होगा, ये इम्प्योरिटी अभी भी इतनी होगी। ये कितना होगा वाटर? 10x माइनस 8, इतना हो गया। तो अगर ये सैंपल 100x था तो ये कितना हो जाएगा? 100x माइनस 8 ग्राम, क्योंकि 8 ग्राम पानी भाग गया। तो परसेंटेज ऑफ सिलिका दे रखी है 52% है, तो परसेंटेज ऑफ सिलिका क्या होगा? 50x ओवर 100x माइनस 8 इंटू 100, ये कितना दिया है? 52। तो मेरे हिसाब से एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन, x की वैल्यू निकाल लो, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द पार्शियली ड्राइड, फिर आपको यहाँ वाटर मिल जाएगा। तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो निकाल के यहाँ रख देना। तो ये टोटल सैंपल है उस टाइम का, वाटर की परसेंटेज आ जाएगी। तो जब वाटर की परसेंटेज निकालनी है तो यू कैन सिंपली राइट मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सैंपल, दैट इज 100x माइनस 8 इंटू 100। तो आप वाटर कितना लेने वाले हैं? 10x माइनस 8। x की वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, ये तो रिपीट हो गई है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, यही आज के टॉपिक का नाम है। तो लिमिटिंग रिएजेंट को अब समझना स्टार्ट करते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट बड़े ध्यान से समझिए। सी सॉलिड प्लस O2 गैस ले लिया और CO2 बना लिया, ये बन गया CO2। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने T0 पर 10 मोल लिए और इसके 20 मोल लिए, तो मैं पूछूं इसके कितने मोल बनेंगे? इनिशियली 0 था, तो कितने मोल बनेंगे? तो अगर आप इधर से देखें कि 1 से 1 तो 10 बनने चाहिए और इससे देखोगे तो 20 बनने चाहिए, तो आंसर क्या होगा? 10 या 20? क्योंकि अगर इससे देखो कि यार 1 से 1 बन रहा है, 20 से 20, इससे देखो 1 से 1 बन रहा है तो 10 से 10, तो आंसर 10 होगा या 20 होगा? फंस गई बात, 10 होगा या 20 होगा? तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है, आप इसे ऐसे जाने कि अगर इसका 1 मोल है और इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 10 मोल कितने से करेगा? 10 मोल से, तो ये 0 मोल बचेगा और ये 10 मोल बच जाएंगे। T0 का मतलब है इनिशियली आफ्टर सम टाइम, तो ये 10 मोल बच गए। अब ये बेचारे जो 10 मोल बच गए, ये किससे रिएक्ट करेंगे? तो खत्म हो गया। अब 10 छोड़ो या 1000 भी होंगे तो भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके 10 मोल बन गए, तो आंसर विल बी 10 नॉट 20। तो यहाँ पर ये जो पहले खत्म हो गया इसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल दिया जाता है, और इसे हम लोग बोलते हैं एक्सेस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट, राइट। तो यहाँ 20 मोल की जगह मैं 2000 भी ले लूं, तब 20 के 10 ही बनेंगे क्योंकि ये 10 है। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? कितना प्रोडक्ट बनेगा ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। जैसे समझाने के लिए मैं एक और प्रॉब्लम ले लेता हूँ। मान लो मैंने ये 10 मोल लिए और यहाँ मान लो मैंने अभी 900 मोल ले लिए, तो आप जानते हो यार ये है ला, तो ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा, अभी भी इसके 890 मोल बचेंगे और इसके 10 ही मोल बनेंगे। तो देखिए यहाँ भी 10 बन रहे थे, यहाँ भी, जबकि यहाँ आपने इसके 20 लिए थे या 900 लिए। एक्चुअली वो 10 इसलिए बन रहे हैं क्योंकि कितना प्रोडक्ट बनेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जितना बनेगा वो उस पर डिपेंड करेगा जो लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? जो रिएक्शन के दौरान पहले खत्म हो रहा है, जो अमाउंट में कम है। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? द रिएक्टेंट विच गेट एग्जॉस्टेड फर्स्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो मेरे हिसाब से आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझ आ गया, और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। पर अब आप फंसते कहाँ हो? तो हाउ टू डिटरमिन लिमिटिंग रिएजेंट, भाई हम पता कैसे लगा? क्योंकि देखो लिमिटिंग रिएजेंट को आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक साइकिल की कंपनी है, उसमें रोज 2000 टायर बन रहे, तो एक साइकिल में 2 टायर चाहिए, उसमें रोज 1000 सीट बन रही है, लेकिन चेन 20 ही बन रही है जो साइकिल में चेन लगी होती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं एट द एंड ऑफ द डे कितनी साइकिलें बन पाएंगी,
तो आपका आंसर क्या होगा? इन दोनों को देखो तो 1000, बट चेन तो 20 ही है, तो कंप्लीट 20 साइकिल बन पाएंगे। तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है एक्चुअली उस पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा, फाइनली प्रोड्यूस कितना होगा। तो यहाँ पर भी कितना CO2 बनेगा, ये बात किस पे डिपेंड करेगी? ये बात डिपेंड करेगी कि लिमिटिंग रिएजेंट सबसे कम क्वांटिटी किसकी है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट का आप लोग पता किस तरीके से लगाएंगे। तो जो पता लगाने का तरीका जरा ये भी देख लीजिए। अगर मैंने लिखा A+2B और ये आपको दे रहा है 4C, T0 पर मान लीजिए मैंने कहा इसके 20 मोल है और इसके 15 मोल है। अब मैंने कहा कि कितना C बनेगा, तो सी आपका प्रोडक्ट है। कितना प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट पे। इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो आप ये कैसे पता लगाएं, मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 1, ये रिएक्शन के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, आप इनसे डिवाइड कीजिए। इनसे डिवाइड करने के बाद ये 20 आएगा, 7.5 आएगा। तो जो इसे बोलते हैं कोशेंट, तो जिसका कोशेंट कम आएगा वो LR होगा। तो मुझे अब LR पता पड़ गया कि B है, क्योंकि ये 7.5 आई, ये 20 आया। बस अब मैं प्रॉब्लम को कर दूंगा। अगर LR B है तो मैं बोलूंगा ये 0 मोल बचेगा। इसके 2 मोल से 4 बनते हैं, 2 मोल B से अगर 4 मोल C के बनते हैं तो 1 से कितना बनेगा? 4/2, और 15 से कितना बनेगा? 30 मोल। तो ये आ गया भाई 30 मोल। तो सबसे पहले आप LR पता लगाएं और फिर प्रोडक्ट का। अब ये भी पूछा जा सकता है ये कितना बचेगा, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये तो एक्सेस है तो बचेगा ही। तो 2 मोल ऑफ B 1 मोल ऑफ A से रिएक्ट करता है। 1 मोल कितने से करेगा? 1/2 है। तो 15 मोल कितने से करेगा? तो 7.5 मोल ऑफ A। तो 20 में से अगर 7.5 रिएक्ट करेंगे तो बचा कितना? 12.5 मोल। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम करनी है भाई, ध्यान रखना ये गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब मैं एक और प्रॉब्लम दे देता हूँ। मान लीजिए 2A+3B है और यहाँ मैंने 5C दे दिया, और T0 यानी इनिशियली मैंने 20 मोल इसके दे दिए और 20 मोल इसके दे दिए। और फिर कहा आप मुझे थोड़ी देर बाद बताइए किसके कितने मोल बचेंगे। देखिए मास दिया है तो मास से नहीं होगा, आप उसे मोल में कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो LR नहीं पता लगा पाएंगे। करो इसे ट्राई, तीनों के मोल बताइए वंस द रिएक्शन इज ओवर। पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैं फिर आपको बताऊंगा, तरीका वही है। इसे 2 से डिवाइड करो, इसे 3 से करो, ये 6.67 आएगा, ये 10 आएगा, तो LR ये हो गया। तो LR की बस इसका काम खत्म। अब मुझे LR पता पड़ गया तो ये 0 होगा। तो अब मुझे पता है इसके 3 मोल से 5 बनता है, 3 मोल B से कितना बनता है? 5 मोल C। तो 20 से कितना बनेगा? 100/3। हाँ भैया ये आ गया, ये आ गया। अब A कितना बचेगा जरा ये देख लो। तो आप इसे ऐसे कह सकते हो, 3 मोल कितने से? 2 मोल A से रिएक्ट करता है। 1 कितने से? 2/3 A से करेगा। तो 20 कितने से करेगा? 40/3 से। तो 20 -40/3, क्योंकि 40/3 रिएक्ट करके तो कितना बचेगा? 20/3 मोल। ये आ गया भी। तो मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया कि कैसे आप प्रोडक्ट निकालेंगे। अब मान लो इसे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए, A+2B+3C एंड इट गिव्स यू 5D। और अब आपको मतलब T0 पर कुछ रैंडम अमाउंट दे दिया जाए, मान लो 20 मोल, 5 15 मोल, 30 मोल। तो मैं बोलूँ बताओ भैया LR कौन होगा? तो फिर दोबारा डिवाइड करो कोफिशिएंट से, 1 2 और 3, तो ये 10 आएगा, 7.5 आएगा, 20 आएगा, तो LR मिल गया मुझे। LR कौन आएगा? B। इसका काम खत्म। ये बस LR निकालने के लिए ही ये चीज़ यूज होती है। तो अगर LR B आएगा तो मुझे ये पता पड़ेगी ये 0। इसकी मदद से आप निकालिए D कितना बनेगा। 2 मोल B से 5 मोल D बनता है, तो 15 से कितना बनेगा? 5/2 इंटू 15, तो 75/2 मोल। इट विल बी 75/2 मोल। इतना हो गया। अब ये पता लगाइए, 2 मोल B 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो 15 7.5 से करेगा, तो 12.5। यूनिटरी 2 मोल B 3 से करता है, तो 2 मोल B अगर 3 मोल C से कर रहा है तो 15 कितने से करेगा? 3/2 इंटू 15,
तो ये कितना आ जाएगा 45/2 दैट इज 22.5। तो 22.5 रिएक्ट कर गया, 30 लिया था तो बचा कितना 7.5 मोल। ये आ गया भाई आफ्टर द रिएक्शन हर किसी के कितने कितने मोल बचेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आप लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा Mg+O2, इनसे मैंने बना दिया MgO और मैंने आपको दिया कि ये 24 ग्राम, ये 32 ग्राम। अब बताओ ये कितना बनेगा, या आफ्टर द रिएक्शन कितने कितने होंगे। तो कैसे करोगे, करो ट्राई, करो भाई। हाउ विल यू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले तो बैलेंस इट, तो यहाँ हाफ लिखना पड़ेगा। अब बैलेंस हुआ है, इनके मोल निकालो। तो अगर मैं मोल निकालूं तो दोनों के ये नहीं हाफ से डिवाइड कर दो, O2 के मोलर मास से डिवाइड करना, तो 1 1 मोल आ गया। तो ये भी 1 मोल हो गए, ये भी 1 मोल हो गए। तो अब इनमें एल आर कौन होगा, 1/1, 1/0.5, तो मैग्नीशियम एल आर होगा। तो अगर मैग्नीशियम आपका एल आर है तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका भी 1 मोल बन जाएगा। तो 1 मोल कितने से रिएक्ट कर रहा है, हाफ से, तो ये कितना बचेगा, हाफ मोल। ये स्थिति होगी रिएक्शन के बाद। तो आप चाहो तो अब इसका मास भी निकाल सकते हो। 1 मोल का मास कितना होगा, 1 × 24 + 16 दैट इज 40 ग्राम। यहाँ हाफ मोल का कितना होगा 16 ग्राम, ये 0। तो आप मास में भी चाहो तो कर सकते हो। तो बैलेंस करना मत भूलना भाई, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मैं अगर एक और प्रॉब्लम देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम+O2 दे दिया एंड इट मेक्स Al2O3, और मैंने कहा ये 54 ग्राम है और ये 64 ग्राम है। अब आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो वही सवाल आता है, बैलेंस इट। ट्राई कीजिए इसे पॉज करके, और एक बार जब आप इसे ट्राई करेंगे तो देन यू विल रियलाइज कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ मैं ले लेता हूँ 2 और यहाँ ले लेता हूँ 3/2। तो मोल, अगर मैं मोल कैलकुलेट करूँ तो इसके भी 2 और इसके भी 2, तो यहाँ फिर 2 मोल लिख लेता हूँ। 2 मोल, 2 मोल। अब मुझे इनमें पता लगाना है कि एल आर कौन होगा। तो इनमें एल आर कौन होगा, 2 से डिवाइड और 3/2 से डिवाइड। तो ये 1 आएगा और ये 1 से कम आएगा, तो एल आर भी मुझे मिल गया। एल आर ये होगा, तो ये 0 बचेगा। अब 3/2 मोल O2 से इसका 1 मोल बनता है Al2O3 का। तो 1 मोल O2 से कितना बनेगा, 2/3 मोल Al2O3 का। तो बताइए अब 2 मोल से कितना बनेगा, 4/3 मोल। बताओ अगर कोई डाउट है तो इट विल बी 4/3 मोल। हो गया। तो अब ये कितना बचेगा, ये एक्सेस है। तो आप इसे भी यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं कि भाई 3/2 मोल O2 के कितने से रिएक्ट करते हैं, 2 मोल एल्यूमिनियम से। 1 कितने से करेगा, 1 कितने से करेगा, 2/3 × 2, 4/3 मोल एल्यूमिनियम से। तो 2 मोल कितने से करेंगे, 8/3 मोल एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम के 2 - 8/3 कर दो। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 1 मिनट। 3/2 मोल ऑफ A2 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ये बात ठीक है। तो 1 मोल कितने से करेगा, 2/3/2। तो ये 4/3 मोल एल्यूमिनियम से। तो 2 मोल कितने से करेगा, 8/3 से। कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। हाँ देखो पकड़ में आई ना, किसी भी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, तो दोबारा करना पड़ेगा। मैंने एल आर गलत निकाला। इधर देखिए जरा, अगर ये 2.5 है तो इसे 1.5 से डिवाइड करो और इसे 2 से, तो ये 1 आएगा। और दोबारा से कर लेते हैं इसे, तो ये 1 आएगा 2 से डिवाइड करने पर, और ये 1 से ज़्यादा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मेरा एल आर ये है भाई, पहले हमने एल आर गलत निकाला था।
तो अगर आपने एलआर निकाल लिया तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। तो अगर एलआर निकल गया तो ये 0 होगा, तो इसके 2 मोल से इसका 1 बनता है, तो ये 1 मोल ही बना दो। अब मुझे ये निकालना है कि भई O2 कितना बचेगा? तो देखिए 2 मोल ऑफ एल्यूमीनियम कितने से रिएक्ट करता है? 3/2 मोल O2 से, तो 2 ही दे रखा है, तो बचेगा कितना? 2 - 3/2, दैट विल बी हाफ मोल। तो इसका हाफ मोल बचेगा, इसका 0 बचेगा और इसका 1 मोल बन जाएगा। अब आप अगर इनका मास निकालना चाहते हैं तो मास भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको एलआर निकालना सिखा दिया, अब कुछ रियल प्रॉब्लम कर लेते हैं एलआर के ऊपर। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 which can be produced by reaction of carbon 12 ग्राम ऑफ कार्बन 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो देखिए जब रिएक्शन लिखते हैं तो हम, जैसे मैं ऐसे नहीं लिखूंगा सी सॉलिड प्लस Cl गैस, ये गलत है। मुझे वो फॉर्म लिखनी होती है जिसमें एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बन तो ठीक है सी सॉलिड ही लिखूंगा, लेकिन क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, CCl4 गैस बनेगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। आगे तो 144 ग्राम कार्बन मतलब इसके कितने मोल हो गए? 12 मोल। 71 ग्राम, तो ये कितना मोल हो गया? 1 मोल। P0 पर ये हालात हैं भाई, एलआर एकदम देखने पे ही पता पड़ रही है कि क्लोरीन एलआर है, तो क्लोरीन के 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो 1 मोल से कितना बनेगा? 0.5 मोल बनेगा, ये हो गया। अब 2 मोल कितने से रिएक्ट करता है? 1 से, तो 1 कितने से करेगा? हाफ से, तो 12 में से अगर हाफ रिएक्ट कर गया तो 11.5 मोल। भाई आप यूनिटरी से भी कर सकते हो कि भाई 2 मोल ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? 1/2 मोल ऑफ कार्बन, तो कार्बन के 12 मोल थे, हाफ मोल रिएक्ट कर गया तो 11.5 बचे। 2 मोल से इसका 1 बनता है तो 1 से हाफ मोल बनेगा। अब मास निकालना है तो मोलर मास से और मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 × 35.5, इनके मास भी आ जाएंगे अगर आप निकालना ही चाहते हो तो। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है भाई लिमिटिंग रिएजेंट की। तो मुझे लगता है मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना अच्छे से सिखा दिया है। अब अगली एक प्रॉब्लम करते हैं। 14 ग्राम ऑफ लिथियम रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ना, खुद सॉल्व कीजिए भाई पहले, ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ तो सॉल्यूशन देखना शुरू कर दिया। आप वीडियो को यहाँ रोक करके खुद ट्राई करें, नहीं तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगी। तो मैंने यहाँ लिखा लिथियम, यहाँ लिखा मैंने ऑक्सीजन, और यहाँ आपका बना Li2O, ये बन गया। तो आप इसे बैलेंस कीजिए, यहाँ पर मैंने कर दिया 14 ग्राम लिथियम, मतलब पहले लिथियम के मोल निकाल लो, 2 मोल, और 32 ग्राम मतलब इसका निकाल लीजिए 1 मोल। अब आप इसे डिवाइड करो 0.5 से, इसे डिवाइड करो 2 से, ये आएगा 1 और ये आएगा 2, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? Li। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद इसका काम खत्म, ये बस लिमिटिंग तक ही है काम की चीज। तो लिमिटिंग एक बार निकाल लिया तो ये 0 बचेगा, 2 मोल से 1 मोल इसका बनेगा। तो बाय हाउ मैनी ग्राम? तो एक्सेस तो O2 है, 2 मोल कितने से रिएक्ट करता है? हाफ से, तो अगर 1 मोल है और 1 में से अगर हाफ रिएक्ट कर गया तो हाफ ही मोल बचेगा। हाँ भाई आ गए। तो इसके 1 मोल हाफ मोल का मास कितना होगा? 16 ग्राम, और इसके 1 मोल का मास कितना होगा? 30 ग्राम। तो आप मास भी निकाल सकते हो, ये बचेगा ही नहीं क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट। तो समझ आया कैसे आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। अगली प्रॉब्लम पर आइए, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। 12 ग्राम सैंपल ऑफ मेटालिक एलिमेंट M reacts completely with 0.02 mole of X3 to form MX. Find molar mass of it. बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, आप खुद इसे ट्राई कीजिए पहले, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। यहाँ पर आप इसे रोक सकते हैं। तो जब मैं कह रहा हूँ M रिएक्ट विद, तो आप लिखेंगे M + X3, इट विल गिव यू MX। तो यहाँ 3M कर दूँ तो इसे बैलेंस कर लिया मैंने। बैलेंस करने पे मुझे पता पड़ी कि इसके 3 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करते हैं। 12 ग्राम मेटालिक एलिमेंट, ये 12 ग्राम, 0.02 मोल। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, मेरे को ये पता पड़ गया है कि 1 मोल X3 इससे रिएक्ट करता है 3 मोल M से, तो 0.02 मोल X3 कितने से करेगा? 3 × 0.02, 0.06 मोल M। तो M के मोल आगे 0.06, तो मोल क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास।
वेट दिया गया है 12, मोलर मास ये रहा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 12 अपॉन 0.06, दैट विल बी 200 ग्राम पर मोल, 200 ग्राम पर मोल। तो देखिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, इस तरीके की प्रॉब्लम आप ट्राई कर सकते हैं। मॉड्यूल मैं आपको तीव्रा चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल से आप मॉड्यूल ले सकते हैं, वहां पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज मैंने जो भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बताया और समझाया वो आपके समझ आया होगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही बहुत है। तो अगली क्लास में मैं फिर नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलूंगा। थैंक यू गाइस।